गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 51। और आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट इन मुगल इंडिया, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम ये टॉपिक एकदम ख़त्म करेंगे। ये सतीश चंद्र के कवर कर रही हूँ मैं। आप लोगों को पता है, जिन्होंने शुरुआत से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मैं मिडिवल हिस्ट्री के सतीश चंद्र बुक को कवर कर रही हूँ। तो ये हमारा चैप्टर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगी 2 ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रेडिशंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर एंड म्यूजिक क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड सेट अ नॉर्म एंड डीपली इन्फ्लुएंस द सक्सीडिंग जनरेशन। मुगल टाइम पे जो भी हमारे आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर एंड म्यूजिक के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए, ठीक है, एक टाइम पे डीपली ये उनके जो सक्सीडिंग जनरेशन्स आए मुगल के बाद, अकबर, उसके बाद जो जहांगीर, उसके बाद उनके शाहजहां या फिर औरंगजेब आए सक्सीडिंग जनरेशन में। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत डीपली ये इम्पैक्ट करना शुरू किया, ठीक है। मुगल पीरियड को, सॉरी गाइज, एक्चुअली काफ़ी दिनों से ना मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है और फीवर के साथ, कोल्ड के साथ मैं सफ़र कर रही हूँ, वायरल फीवर के साथ, जिसके वजह से मैं को मतलब कर नहीं पा रही हूँ वीडियो। इस वजह से बहुत देर से वीडियो आ रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जस्ट जितने ही जल्दी, अभी तक भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। 6 दिन से मैं बुखार में मतलब बुखार में सफ़र कर रही हूँ। आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरह की हालत हो रही होगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी पास है और मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की सिलेबस, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एनीवे, को शुरू कर कंटिन्यू करते हैं। ये जो मुगल की पीरियड है, ये एक सेकेंड क्लासिकल एज कहा जाता है गुप्ता एज के बाद इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। एक आपको पता है गुप्ता एज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और गुप्ता एज में किस तरह की क्लासिकल डेवलपमेंट हुआ था आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, लिटरेचर में, हर एक चीज़ों में। और उसके बाद मुगल जो पीरियड है इसको सेकेंड क्लासिकल एज कहा जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। और ये जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की ट्रेडिशंस को मिला रहे थे, वो तुर्को ईरानियन जो कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं इसके साथ अमलगमेटेड कर रहे थे। क्योंकि ये जो मुगल्स है वो तैमूरिड, मतलब वो है तुर्क ईरानियन का, मतलब उस जगह से मुगल जो आए थे, बाबर जो आए थे, तो इसी वजह से उनका कल्चर हमारे कल्चर मिक्सअप होके एक नई तरह की कल्चर बन रहे थे। The Timurid court at Samarkand have developed as the cultural center of West and Central Asia, जहाँ से बाबर आए थे, ठीक है, समरकंद के पास से। तो वह इसको माना जाता था वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया की एक कल्चरल सेंटर के हिसाब से माना जाता था। और बाबर को इस बारे में बहुत ही वो कंसर्स थे, उनको अच्छी खासी पता था कि कितने इम्पोर्टेंट है कल्चरल हेरिटेज इस जगह की। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया के, देखिए और एक बात है कि वो अपने जगह से जो भी कल्चरल चीज़ें लेकर आए, जो भी कल्चर ट्रेडिशंस लेके आए इंडिया में ऑलरेडी अडोप्टेड किए हुए थे हमारे ओन कल्चर। और इस कल्चर को कम्प्लीटली एग्जिस्टिंग कल्चर के साथ रिप्लेस करना कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो इसी वजह से हमारे कल्चर के साथ इस कल्चर एक मिक्सअप हो गया, और बाबर ने उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ इसको मिक्सअप किया, ताकि कोई भी कास्ट, रिलीजन, फेथ, कोई कुछ भी हम पर ना हो, किसी को कुछ भी हर्ट ना हो, हर एक चीज़ हर एक जगह पे सेट होकर रहे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई, इसके साथ क्या हुआ, एक कंपोजिट नेशनल कल्चर बन गया इंडिया, ठीक है। तो हम आर्किटेक्चर में पहले हम अब पढ़ेंगे मुगल गार्डन्स एंड वाटर फीचर्स, ठीक है। पहले तो मुगल बहुत सारे मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, गेट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, मॉस्क्यूज, बावलीज, जिसको वाटर टैंक और वेल भी बोला जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बिल्ड किया था। और उन्होंने बहुत सारे फॉर्मल गार्डन्स भी बनवाए थे, जिसमें रनिंग वाटर भी था, जिसको फाउंटेन टाइप ऑफ जो काइंड ऑफ रनिंग वाटर होता है, उस तरह की उन्होंने भी सेटअप किया था। यूज ऑफ रनिंग वाटर उनके पैलेसेस में एंड जो रेजर्ट में वो रहते थे, प्लेजर वाला जो रेजर्ट है, जो रिलैक्सिंग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उस जगह में भी रनिंग वाटर का काफ़ी हद तक यूज होता था। और ये था मुगल की एक स्पेशल फीचर्स, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा।
और बाबर जो थे वो बहुत गार्डन की फॉन्ट थे, उनको गार्डन बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से उन्होंने आगरा और लाहौर की जो नेबरहुड जगह था उसमें काफ़ी सारा गार्डन्स उन्होंने बनवाए थे। कुछ स्पेशल मुगल गार्डन्स जिसका नाम है निशांत बाग जो कश्मीर में प्रेजेंट है, शालीमार जो कि लाहौर में प्रेजेंट है एंड पिंजौर गार्डन इन पंजाब फुटेल्स। ये सारे गार्डन्स की जो अवशिष्टांश है या फिर अभी भी उसको मेंटेन किया जा रहा है प्रेजेंट डे में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाबर के बाद आपको पता है हुमायूं आए, उनके बेटे। तो हुमायूं के टाइम पे आपको पता है शेर शाह के सूरी के बारे में हमने पढ़ा था, वो एक अफगान लीडर थे और वो काफ़ी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हुमायूं को भागना पड़ा था शेर शाह सूरी से कुछ हद वक्त तक। और उसके बाद हालांकि वो अपने स्ट्रेंथ को गेन करके फिर से वापस आ गए थे, लेकिन कुछ बहुत दिनों तक शेर शाह सूरी राज किए हमारे इंडिया पे। और उसी टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने आर्किटेक्चर को एक नई इम्पेटस दी। उन्होंने एक फेमस मौसोलियम बनाया था एट सासाराम जो कि बिहार में प्रेजेंट है एंड इज मॉस्क्यू इन द ओल्ड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड फोर्ट में एक मॉस्क्यू भी बनवाया था जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल्स में माना जाता है, ठीक है। और ये शेर शाह सूरी की काफ़ी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया एक वक्त पे प्री मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बन गई। एक मुगल की जो उसके बाद अकबर आए, अकबर के बाद ना धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चर की, लेकिन उससे पहले से जो शेर शाह सूरी थे वो प्री मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की क्लाइमाक्स को छोड़कर गए थे एंड ये एक नई स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट कर गया एक नई तरह के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं अकबर, और अकबर के टाइम पे ये जो फोर्ट बिल्डिंग है ये एक क्लाइमैक्स तक पहुंच गई, मतलब ये बहुत शानदार तरीके से अकबर उनको इम्प्लीमेंट किया। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु आर द टाइम एंड मीन्स टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। मतलब एक ऐसी मुगल रूलर थे, पहले मुगल रूलर जो कि एक लार्ज स्केल में ये सारी चीज़ों को मतलब आर्किटेक्चर को डेवलपमेंट करना, कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत शानदार तरीके से, वो एक पहले मुगल रूलर थे। उसी हिसाब से उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए थे एंड उसमें सबसे जो फेमस फोर्ट था जो वो था आगरा का फोर्ट, जो जिसकी खासियत ये है ये रेड सैंडस्टोन से एकदम बना हुआ है और उसके बहुत सारे मैग्निफिसेंट गेट्स भी है, ये इसकी खासियत है। और फॉर देयर फोर्ट्स द मुगल उन्होंने डेवलप इंडिया की जो ट्रेडिशन है फोर्ट बिल्डिंग की उसको उन्होंने ड्रू किया, सच एज ग्वालियर में एक इस तरह से है, जोधपुर में एक इस तरह से फोर्ट है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मिक्सअप करके एक बहुत सुंदर तरीके से फोर्ट बनवाया था। और ये फोर्ट बिल्डिंग सबसे क्लाइमैक्स तक पहुंचा जो था शाहजहां के पीरियड पे बिल्ड इज फेमस रेड फोर्ट, ठीक है, जो दिल्ली में उन्होंने बनवाया था फेमस रेड फोर्ट। उसके बाद एक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट आता है फतेहपुर सीकरी के बारे में, और ये अकबर की एक मास्टरपीस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है। किसने अभी तक फतेहपुर सीकरी को देखा है तो उसने वो थोड़ा कमेंट में मुझे बताए, और क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा तो मुझे आप बता सकते हैं वो किस तरह से है, किस तरह से वो दिखता है और क्या क्या स्पेशल फीचर्स है उसमें। तो उसके हिसाब से 1572 में अकबर एक पैलेस कम फोर्ट उन्होंने बनवाया था कॉम्प्लेक्स, मतलब वहाँ पे पैलेस भी हो सकता है, कोर्ट वगैरह हो सकता है, या और फोर्ट भी है, दुर्ग, दोनों को मिलाकर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, जो कि है 36 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। इसको उन्होंने 8 ईयर्स में कंप्लीट किया था, ठीक है। ये एक आर्ट ऑफ मतलब हिल के ऊपर एक बिल्ड किया गया था, अलॉन्ग विथ उसमें एक लार्ज आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया गया था। और इसमें ये जो स्टाइल है बिल्डिंग की, इसको थोड़ा गुजरात एंड बंगाल की स्टाइल में इसको स्टाइल दिया गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे डीप ईव्स है, बालकोनीज है एंड फैंसीफुल कियोस्क भी है, ठीक है। और एक बहुत बहुत सुंदर सी चीज़ है वो है पंचमहल, जिसको मतलब चारों तरफ वेंटिलेशन के पर्पस में बनवाया गया था। और इसमें जो पिलर्स है, इस पिलर्स को ना यूज्ड इन वेरियस टेम्पल्स, डिफरेंट टेम्पल्स में जितने सारे अच्छे अच्छे पिलर्स यूज होते हैं ना, वो सारे उस तरह के पिलर्स को उसमें दिया गया था फ्लैट रूफ को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर आए, उसमें वॉल्स ना होकर सिर्फ पिलर्स में चीज़ों को बनाया गया था, ठीक है।
और एक चीज़ है कि इसमें गुजरात स्टाइल की आर्किटेक्चर को काफ़ी यूज़ किया गया था इसमें, क्योंकि वो गुजरात स्टाइल की आर्किटेक्चर तभी बहुत ही फेमस था और इसको राजपूत वाइफ्स के लिए जो भी बिल्डिंग पैलेसेस बनवाया गया था राजपूत वाइफ्स के लिए उनको मतलब उनके बिहाव के लिए बनवाया गया था। बिल्डिंग ऑफ ए सिमिलर टाइप वेर ऑल्सो बिल्ड इन द फोर्ट एट आगरा। मतलब जो भी बिल्डिंग्स बनवाया जा रहा था वो सब एक ही तरह की बिल्डिंग्स होता था और ओनली आज तक अगर हम देखें उसमें थोड़ा सा फ्यू ऑफ देम हैव सर्वाइव्ड येट। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ हुआ था वो था फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात और बंगाली स्टाइल में हो रहा था और इंडिया के जितने सारे डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो फेमस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है उसको यूज़ करके किया गया था और उसके साथ साथ पर्सियन की जो पर्सियन एंड सेंट्रल एशियन की जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस है उसको भी अकबर ने आड़न किया था, क्योंकि वो भी उतना ही डेवलप्ड था और इतना उतना भी एडवांस था, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों को भी उन्होंने मिक्सअप किया था। जो कि हम देख सकते हैं कि ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन द वॉल्स और फॉर टाइलिंग ऑफ द रूफ्स। जो भी उन्होंने फोर्ट वगैरह या फिर जो भी उन्होंने बनवाया था उसके रूप में आप देख सकते हैं, वॉल्स वगैरह में देख सकते हैं ब्लू टाइल्स होते हैं और वो बहुत ग्लेज भी करता है। और ये सारी चीज़ें जो है पर्सियन और सेंट्रल एशियन की इन्फ्लुएंस से बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा एक ऐसी चीज़ें देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, बुलंद मतलब सबसे बड़ा, बहुत बड़ा दरवाजा। ठीक है, और ये एक मस्क्यू है एंड द गेट वे टू इट कॉल्ड बुलंद दरवाजा। ठीक है, ये लॉफ्टी गेट होता है। इसको अकबर ने बनवाया था। गुजरात में जो बहुत बड़ी विक्ट्री उन्होंने पाई थी, अकबर की गुजरात विक्ट्री के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसकी विक्ट्री के बाद उन्होंने ये बुलंद दरवाजा बनवाया था और ये जो है ये इसको कहा जाता है हाफ डोम पर्टाल। ठीक है, ये जो डोम होता है डोम को काट कर हाफ डोम के साइज में वो बनवाए थे। दिस डिवाइस बोरोड फ्रॉम ईरान। इसको ईरान से, इस जो आर्किटेक्चरल टेक्निक है इसको ईरान से बोरो किया गया था और ये मुगल बिल्डिंग की एक स्पेशल फीचर बन गई बाद में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी मैग्निफिसेंट जो फेमस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है वो है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के बारे में सबको पता होगा। और पिएट्राडुरा के बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए, जब धीरे धीरे कंसोलिडेशन हुआ एम्पायर इंडिया में, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे, हमने पढ़ा किस तरह से नॉर्थ इंडिया से वो आते हैं डेक्कन की तरफ और इस डेक्कन में अपने राज जमाते हैं, तो धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता है एम्पायर की। और उसके बाद मुगल आर्किटेक्चर इस की एक क्लाइमैक्स पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब वो पीक में पहुंच जाते हैं। जहांगीर के जो वक्त होता है वो एंड होते होते जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है ना, जहांगीर के टाइम जब उनके एंड तक, जब शाहजहां की स्टार्टिंग होती है, तभी तभी क्या होता है, एक सुंदर सी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होता है, वो होता है मार्बल की इंट्रोडक्शन। और वो एंटायर बिल्डिंग को मार्बल से बनवाते हैं। ठीक है, डेकोरेटिंग वॉल्स को भी और विथ फ्लोरल डिजाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल डिजाइंस वो यूज़ करते हैं वॉल में, और जो कि एक सेमी प्रेशियस स्टोन से भी बनवा जाता है। सिर्फ मार्बल से नहीं, मार्बल के साथ साथ भी डिफरेंट तरह की सेमी प्रेशियस स्टोन्स का भी यूज होता है। और इसी तरह की डेकोरेशन को बोलते हैं पिएट्राडुरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। कभी कभी ना कुछ नोमेनक्लेचर होता है, उसको याद रखने के लिए होता है, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, तो डेफिनेटली आपको याद रखनी है। और ये बहुत ही शाहजहां के टाइम में काफ़ी डेवलप हुआ, लार्ज स्केल में यूज हुआ, और जिसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ताजमहल। ठीक है, और इसको रिगार्डेड एज ए ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट। मतलब बिल्डर्स, जितने सारे बिल्डर्स उस टाइम पे थे, उनका ज्वेल माना जाता है ताजमहल। इस तरह से उन्होंने बनवाया था। और एक होता है कि दिल्ली में जो हिमांस टर्म बनवाया गया था बाय अकबर्स, ये भी एक मैसिव डोम ऑफ मार्बल है। इसको प्रिकसर माना जाता है ताजमहल की। इसको देख के, इसको इस सोर्स बना के उन्होंने ताजमहल बनवाया था। और डबल डोम, ये जो ताजमहल है ये एक डबल डोम है। जो जिन्होंने ताजमहल गए होंगे उनको शायद पता होगा, डबल डोम, डोम तरह की कंसिडर करते हैं, डोम तरह की होता है। ठीक है, ये इसकी स्पेशल फीचर है।
ठीक है। एक बिगर डोम के अंदर छोटे-छोटे स्मॉलर डोम भी अंदर रखे हुए हैं। इस तरह की बनवाया गया था ताजमहल। और ताजमहल की ग्लोरी के बारे में तो आप लोगों सभी को पता है। वो एक मैग्निफिसेंट डोम है, बहुत बड़ा सा डोम। और और 4 सिलेंडर माइनरेट्स जो उसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी आपको। तो चारों तरफ मतलब उसके चारों साइड पे एक पिलर की तरह 4 माइनरेट्स खड़े हैं, जिसको मेन बिल्डिंग के साथ ये प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया हुआ है 4 माइनरेट्स। ठीक है। और इसमें जो डेकोरेशन है वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे रखा गया है और डेलिकेट मार्बल स्क्रीन्स उसमें ऐड किए गए हैं। और पिएट्रा डूरा के काम भी इसमें बहुत मैग्निफिसेंट तरीके से बहुत मतलब उसको क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से पिएट्रा डूरा को इसमें इंक्लूड किया गया है। कियोस्क जिसको छत्तीस भी बोला जाता है, ये भी इसकी इफेक्ट को ऐड करता है। ठीक है। और ये जो ताजमहल बनवाया गया है, ये फॉर्मल गार्डन के बीचों बीच इसको बनवाया गया है। ठीक है। चारों तरफ फॉर्मल गार्डन्स है और इसके बीच इसको ताजमहल को बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ये सबसे बड़ा डोम है। ठीक है। और लोटस डेकोरेशन इसके ऊपर है। उसके बाद ये जो छतरी है जिसको कियोस्क बोला जाता है। ठीक है। ये है माइनरेट्स, चारों तरफ जो माइनरेट्स है, माइनरेट्स ये मेन बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। ठीक है। और इसको आप देखकर आप जान सकते हैं किस तरह से बनवाया गया था। ठीक है। उसके बाद शाहजहां की और भी कुछ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, जो कि मॉस्क्यू बिल्डिंग शाहजहां के टाइम पे बहुत ही क्लाइमैक्स तक पहुंचा था। और सबसे ज़्यादा जो नोटवर्दी मॉस्क्यू बिल्डिंग है वो है मोती मस्जिद, जो आगरा फोर्ट में है और जिसको ताजमहल की तरह बनवाया गया है, कम्प्लीटली मार्बल्स में बनवाया गया है। और एक सेकंड है जो है जमा मस्जिद, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है और इसको रेड सैंडस्टोन में बनवाया गया है। ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखनी है, जिसको शाहजहां के टाइम पे बनवाया गया था। ठीक है। इसमें लोफ्टी गेट है, बहुत बड़े बड़े गेट, टॉल स्लेंडर माइनरेट्स होते हैं, सीरीज ऑफ डोम्स भी देखिए, सीरीज ऑफ डोम्स भी इसमें प्रेजेंट है। और जो कि जमा मस्जिद एट दिल्ली ये रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया है, इसका ये फीचर्स है। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब के टाइम पे हो सकता है इतना डेवलप नहीं किया आर्किटेक्चर, क्योंकि वो बहुत मनी माइंडेड थे। उनको राज करना था, बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करना था, लेकिन वो ऐसे सारे इतना फॉन्ड नहीं थे। आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग ये सारी चीज़ों में इतना फॉन्ड नहीं थे। लेकिन ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारे जो मुगल के टाइम पे जो हिंदू एंड तुर्को ईरानियन फॉर्म को लेकर जो भी एक फ्यूजन हुआ था, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था, डिजाइन की डेकोरेशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी तक विदाउट ब्रेक कंटिन्यू होता गया। ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुगल साम्राज्य की जो भी आर्किटेक्चर था उसने एक इम्पैक्ट डाला हमारे इंडियन के डिफरेंट जो प्रोविंसेस होते हैं, डिफरेंट किंगडम्स होते थे। तो उसमें जो जितने सारे रूलर्स होते हैं वो भी मुगल आर्किटेक्चर को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद काफ़ी सारे पैलेसेस एंड फोर्ट्स जो भी बनवाया गया था बाय डिफरेंट प्रोविंसेस एंड डिफरेंट किंगडम्स, उन्होंने मुगल ट्रेडिशन को मतलब इमर्ज किया। ठीक है। अपने खुद के जो ट्रेडिशंस होते हैं, एक बहुत बड़ी उसका एग्जांपल है हमा मंदिर ऑफ सिख, जिसको गोल्ड टेम्पल भी कहा जाता है और जो कि अमृतसर में प्रेजेंट है। इसको बस बहुत बार रीबिल्ड किया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड इसका जो टेक्नोलॉजी है उसको लिया गया था आर्च एंड डोम प्रिंसिपल, जो कि मुगल साम्राज्य के सबसे स्पेशल फीचर्स था, उससे कहीं ना कहीं बोरो किया गया था। इट इनकॉर्पोरेटेड मेनी फीचर्स ऑफ द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत सारे मुगल ट्रेडिशंस एंड आर्किटेक्चर्स की चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है। हमने आर्किटेक्चर का कंप्लीट कर लिया, अब पेंटिंग्स पढ़ेंगे। Mughal made distinct contribution in the field of painting. They introduced new themes depicting the court, battle scenes, ये सारी चीज़ें और चेज एंड add न्यू कलर्स एंड न्यू फॉर्म्स। पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया, जैसे कि कोर्ट, उनकी कोर्ट में किस तरह की चीज़ें होती थी, बैटल सीन्स किस तरह के होते थे, और जो भी चीज़ें होती थी उनके टाइम पे, वो सब चीज़ें पेंटिंग के माध्यम से वो डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक लिविंग ट्रेडिशन बनवा रहे थे पेंटिंग की, who is continued to work in different parts of the country long after the glory of the Mughals had dispersed। ठीक है।
ऑथर यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारे मुगल साम्राज्य की जो पेंटिंग्स थी, ऐसा नहीं कि वो इंट्रोड्यूस किए पेंटिंग्स को हमारे इंडिया पे। हमारे इंडिया की जो पेंटिंग्स थी, आर्किटेक्चर थी, वो बहुत ही ट्रेडिशनल थी, काफ़ी पुराने एंशिएंट टाइम से ये बहुत ही डेवलप कर रहा था। क्योंकि हमने पढ़ा था जो अजंता गुम्फा है, एलोरा केव है, और बहुत सारे पेंटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था एंशिएंट इंडिया में। वो सारी चीज़ों की स्टाइल और जहाँ भी जो भी रिचनेस है, वो कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य के आने के बाद और थोड़ा लाइव हो गई, ठीक है? जीवंत हो गया। जो भी धीरे-धीरे के वक़्त के बाद कम होते जा रहा था, मुगल साम्राज्य आने के बाद वो थोड़ा रिचनेस से भर गई। वॉल पेंटिंग ऑफ अजंता को अगर हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कितना हमारा एंशिएंट इंडिया कितना डेवलप्ड था पेंटिंग्स को लेकर, ठीक है? यहाँ पे हम एक देखेंगे पेंटिंग की किस तरह की इवोल्यूशन होती है मुगल साम्राज्य आने के बाद। हमारे जो एंशिएंट ट्रेडिशन थे, हमने पढ़ा कि एंशिएंट ट्रेडिशन में हमारे बहुत रिच काइंड ऑफ पेंटिंग्स थी, लेकिन वो धीरे-धीरे डिके हो रही थी, क्योंकि डिफरेंट जो रूलर्स थे वो एरिया एक्सटेंशन में लगे हुए थे, डिफरेंट अदर वर्क्स में लगे हुए थे, तो पेंटिंग की जो पैटर्नेज थी वो कहीं न कहीं खत्म हो रही थी। लेकिन जो हमारे पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स थी और जैन टेक्स्ट की कभी कुछ इलस्ट्रेशन थी, उसमें हमें पता लगता है कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे डिके हो रहा था, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम जैन्स, कुछ मालवा एंड गुजरात की किंगडम की जो रूलर थे, उन्होंने भी पैट्रोनाइज़ किया हुआ था पेंटिंग्स को ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। लेकिन ये जो पेंटिंग की रिचनेस है, वो क्लाइमैक्स तक पहुँची अंडर अकबर, ठीक है? जब हुमायून ईरान के जो किंग थे, शेर शाह सूरी के वजह से उन्हें भागना पड़ा था हुमायून को। ईरान के जो प्रिंस थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने रेफ्यूजी लिया था और वहाँ से उन्होंने क्या किया, 2 मास्टर पेंटर्स को साथ में लेकर आए थे इंडिया। उसके बाद उन्होंने फिर से इंडिया को एनेक्स किया। हमने तो पढ़ा हुआ था इसके बारे में। तो वो 2 मास्टर पेंटर को उनके साथ लेकर इंडिया आए थे और उनके लीडरशिप में हुमायूं के बाद अकबर आए और अकबर वो 2 मास्टर पेंटर के साथ कुछ पेंटिंग वर्कशॉप बनवाए, जो कि इंपीरियल एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने सेटअप किया, जिसको कारखाना भी बोला जाता है, जहाँ पे पेंटिंग को काफ़ी पैट्रोनेज मिला, ठीक है? बहुत सारे नंबर ऑफ पेंटर्स थे जो कि लोअर कास्ट से भी बिलोंग करते थे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहाँ पे आकर काम करने लगे, ठीक है? इस तरह से पेंटिंग की इवोल्यूशन हुई मुगल साम्राज्य के टाइम पे। उसके बाद क्या होता है अकबर के टाइम पे कि पेंटिंग के जो कारखाना बनवाया गया, पेंटिंग के डिफरेंट स्कूल्स बनवाए गए, तो उसमें क्या हुआ, बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम भी इस काम में जॉइन करने लगे। उस वक़्त में 2 फेमस पेंटर्स थे जिनका नाम था तसवंत एंड बसवन, ठीक है? ये दोनों फेमस पेंटर्स थे जो कि अकबर के कोर्ट में प्रेज़ेंट थे। ये दोनों हिंदू थे, ठीक है? मतलब इंडियन थे। एबव ऑल कुछ ऐसा हो रहा था कि द इफेक्ट ऑफ पर्शियन स्टाइल बिगन टू बी रिप्लेस्ड बाय द राउंडनेस ऑफ द इंडियन ब्रश। धीरे-धीरे क्या हुआ, जो पर्शियन स्टाइल की इफेक्ट थी पेंटिंग की, वो धीरे-धीरे रिप्लेस होने लगा बाय इंडियन ब्रश। इंडियन की जो ब्रश की जो राउंडनेस है, वो इतना शार्प थी और इतना सुंदर था कि धीरे-धीरे ये रिप्लेस कर गया पर्शियन स्टाइल को, गिविंग द पिक्चर, और धीरे-धीरे ये भी एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट भी दे रहा था कहीं न कहीं, ठीक है? तो इंडियन पेंटिंग बहुत रिचनेस होने लगी धीरे-धीरे। ऐसा कहा गया कि 1000 मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बनवाया गया पेंटिंग के द्वारा। बहुत सारे स्कूल डेवलप किया गया और धीरे-धीरे क्या हुआ, एक सेंटर ऑफ प्रोडक्शन बन गया इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेटिंग पर्शियन बुक्स ऑफ हावल्स, पेंटर्स ने क्या किया, बुक्स के साथ-साथ भी बहुत सारे ऐसे पेंटर्स को इस तरह के काम दिया गया कि वो डिफरेंट जो हमारे एपिक है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जो अकबर के बारे में बायोग्राफी लिखा गया था, अकबरनामा, इसको भी पेंटिंग के माध्यम से इलस्ट्रेट करने का काम भी पेंटर्स को धीरे-धीरे दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो पेंटिंग है उसका थोड़ा-थोड़ा स्प्रेड होता है। ये पेंटिंग की रिचनेस क्लाइमैक्स तक जाता है जहांगीर के टाइम के बाद, क्योंकि उनका जो आय था, उनकी आँख एक डिस्क्रिमिनेटिंग आय थे। मतलब देखिए डिफरेंट रूलर जो होते हैं ना, उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट होता है। तो अकबर एक डिफरेंट टैलेंट होल्ड करते थे। अब जहांगीर जब आए उनके बेटे, तो
तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट होल्ड कर रहे थे। उनकी आई काफ़ी शार्प थी, तेज़ थी और वो किसी भी चीज़ों को बहुत उसे क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ों को ना जो कहते हैं सातिर आँखें, ठीक है, वो पकड़ लेते हैं। तो उनके टाइम पे एक चीज़ हो रहा था कि वो ऐसे कह रहे थे कि डिफरेंट आर्टिस्ट एक पेपर पे एक इंसान की फेसेस, बॉडी और फीट को आर्ट करेंगे और जहांगीर ये क्लेम करते थे कि मैं किसी की पेंटिंग को देखकर आंखें, बॉडी और उसकी फीट को देखकर ये पता लगा सकता हूँ ये पेंटिंग किसका है। इस तरह की सातिर आंखें थी उनकी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग, हॉन्टिंग, बैटल एंड कोर्ट सीन्स, जहांगीर के टाइम पे स्पेशल प्रोग्रेस हुआ पोर्ट्रेट पेंटिंग की, ठीक है, और पेंटिंग ऑफ एनिमल्स। मंसूर मंसूर एक इंसान थे, एक पेंटर थे जो कि इस काम पे बहुत ही फेमस हुए थे। पोर्ट्रेट पेंटिंग भी उस टाइम पे बहुत ही फैशनेबल था, ठीक है। अकबर के टाइम पे यूरोपियन पेंटिंग का इंट्रोड्यूस हुआ, कोड बाय पोर्तुगीज प्राइस्ट। उनके इन्फ्लुएंस से प्रिंसिपल ऑफ फोरसाइटनिंग whereby near and distance people and things could be placed in perspective was quietly adopted, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वाइल ट्रेडिशन कंटिन्यूड अंडर शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां भी उसको कंटिन्यू किए क्योंकि वो भी थोड़ा आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स ये सारों को भी पैट्रोनाइज कर रहे थे, उनका भी इंटरेस्ट था। लेकिन औरंगजेब कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लैक में थे, उनके इंटरेस्ट नहीं था ये सब के बारे में, जिसके वजह से ये पेंटिंग और आर्किटेक्चर थोड़ा डिस्पर्सल होने लगा डिफरेंट एरिया में, ठीक है, कंट्री के। तो इसी वजह से क्या हुआ, राजस्थान, पंजाब हिल्स, ये सारे चीज़ों में धीरे धीरे ये पेंटिंग्स, जो लोग थे, जो लोगों को अगर कोर्ट में उनको उतना अच्छा खासा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा तो वो डिफरेंट एरिया पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर वो अपने टैलेंट को स्प्रेड करते हैं। तो अतर यही कहते हैं कि राजस्थान और पंजाब हिल्स में भी धीरे धीरे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो द मुगल ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वाज हाउएवर रिवाइव्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में, इसका रिवाइव हुआ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के जो सक्सेसर आए धीरे धीरे उनके पैट्रोनेज में भी 18th सेंचुरी में ये थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। राजस्थान लेकिन इतना डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटिशर्स तब आ गए थे, डिफरेंट प्रेशर्स थे, तो जिस वजह से थोड़ा इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना जहांगीर, शाहजहां, अकबर के टाइम पे हुआ था। राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग को कंबाइन किया गया थेम्स एंड अर्लियर ट्रेडिशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो भी अर्लियर ट्रेडिशंस था, थेम्स था, उसके साथ ये राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग को कंबाइन करके जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी मुगल फॉर्म्स एंड स्टाइल के साथ कंबाइन करके न्यू फॉर्म मिले, ठीक है। पेंटिंग और उसके बाद धीरे धीरे माइथोलॉजिकल थेम्स के ऊपर भी पेंटिंग बनने लगे, जैसे कि राधा कृष्णा की जो लव स्टोरी है, उसके बाद बरहा मासा सीजन्स, उसके ऊपर भी, और राग डिफरेंट मेलोडीज को लेकर भी, पहाड़ी स्कूल, ये सारी चीज़ें के भी पहाड़ी स्कूल, इसमें भी काफ़ी हद तक पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो इसके साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और दूसरे पार्ट में हम थोड़ा देखेंगे किस तरह की लैंग्वेजेस और म्यूजिक्स, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। उसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की किस तरह की डिसइंटीग्रेशन होती है। इसके साथ हमारा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद मिडिवल हिस्ट्री हम कम्प्लीटली फुली फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।